सेक्शन 11। ये जो सेक्शन 11 है एकांत परिरोध को बताता है। इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उससे कठिन कारावास से, इसको अंडरलाइन करिएगा, कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होगा, 3 मास से अधिक नहीं होंगे, निम्नलिखित मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 मास से आगे है, 1 मास से अनधिक। बी पॉइंट है, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 मास से। और तीसरा पॉइंट कहता है यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 मास से अनधिक। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें यह जानना है कि जो एकांत परिरोध के अपराध की बात है, ये पनिशमेंट की बात है, वो केवल उन्हीं अपराधों में दिया जा सकता है जिनमें कठिन कारावास का प्रावधान है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो एकांत परिरोध का जो कारावास है वो केवल उन मामलों में दिया जा सकता है जिनमें कठिन कारावास का प्रावधान है। साधारण कारावास के मामलों में यह सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, दूसरी जो इसमें बात है जो आपको ध्यान रखनी है और पूछी जाती है वो 3 मास है। ठीक है, तो किसी भी अवधि में चाहे सजा कितनी भी लंबी हो, किसी को चाहे 10 साल हो, चाहे 14 साल हो, चाहे जो है आजीवन कारावास हो, ठीक है, कितनी भी सजा हो उसमें किसी भी अपराधी को पूरी सजा के दौरान जो है कुल मिलाकर 3 महीने से ज़्यादा एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। तो मैक्सिमम उसको पूरी सजा के दौरान 3 महीने से अधिक के एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। एक इसमें आपको ये बात रखनी है कि न्यायालय अपना दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। ठीक है, तो दे सकेगा शब्द यूज हुआ है, मतलब जो यहाँ पर में शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, न्यायालय के या न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वो एकांत परिरोध का आदेश देगा या नहीं देगा। कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जो है जज के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये 3 बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे जो लिखा हुआ है माप मान, तो ये 3 पॉइंट आपको बताए हैं, वो 3 पॉइंट ये है। एकांत परिरोध मतलब किसी अपराधी को जो है एकांत में रखना, अन्य कैदियों से अलग, उसको एक अलग कमरे में बंद करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकांत परिरोध की जो है बात की गई है वो क्या है, यदि किसी कैदी को जो है 6 मास से अधिक का कारावास नहीं मिला है, ठीक है, मान लीजिए 1 महीने का मिला है या 3 महीने का मिला है या 6 महीने का मिला है, तो 6 महीने से उसको कम ही मिला है। किसी भी कैदी को जो कारावास मिला है वो 6 महीने से कम मिला है तो उसको मैक्सिमम 1 महीने तक जो है एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। तो 1 माह से अनाधिक, 1 माह से अनाधिक।
तो ऐसे कैदी को जिसको सज़ा 6 महीने से ज़्यादा नहीं मिली है, उसको 1 माह तक जो है एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अनाधिक का मतलब है यहाँ पर 1 माह से ऊपर नहीं होगा, 1 माह से नीचे हो सकता है, 10 दिन 15 दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 माह से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं है। यानी कि जब कैदी को 6 माह से अधिक का कारावास मिला है लेकिन 1 वर्ष से वो कम है। किसी कैदी को 6 महीने से तो ऊपर मिला है कारावास लेकिन 1 वर्ष से वो नीचे है, तो उसको जो मैक्सिमम एकांत परिरोध दिया जा सकता है वो 2 मास का दिया जा सकता है। ठीक है, 2 माह से अनाधिक का, अनाधिक का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 15 दिन भी दिया जा सकता है, 30 दिन दिया जा सकता है, 35 दिन दिया जा सकता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में 2 महीने से ऊपर नहीं कूदेगा। तीसरी कंडीशन कहती है कि यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, तो यहाँ पर जो ये कारावास किसी कैदी को 1 वर्ष से अधिक मिलता है, 1 वर्ष से अधिक मिलता है, तो वहाँ पर जो उसको एकांत कारावास की जो एकांत परिरोध की अवधि होगी वो किसी भी दशा में 3 महीने से अनधिक नहीं होगी। तो ऐसी दशा में उसको 3 माह से अनधिक का एकांत परिरोध नहीं मिलेगा। तो ये आपका पूछा जाता है, ये वाला सेक्शन प्रीलिम्स में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 के बाद 11 के बाद हम चलते हैं 12 की तरफ। सेक्शन 12 क्या कहता है? एकांत परिरोध की अवधि। ठीक है, देखिए जो सेक्शन 11 हमने अभी देखा था वो भी एकांत परिरोध के बारे में बताता है। तो सेक्शन 11 केवल यह बताता है कि कितनी सज़ा दी जाएगी, और जो सेक्शन 12 है वो ये बताता है कि इस सज़ा को कैसे अमल में लाया जाएगा। मतलब एक बार में कितने दिन तक लगातार एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लगातार 3 महीने अकेले नहीं रखा जा सकता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मैक्सिमम 3 महीने तक रखा जा सकता है, और लेकिन 3 महीने लगातार नहीं रखा जाएगा। उसी बात को ये सेक्शन 12 बता रहा है, एकांत परिरोध की अवधि। क्या लिखा है देखिए, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों को अन्यून अंतराल होंगे, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी दशा में जो है, किसी भी दशा में जो एकांत परिरोध होगा, एकांत परिरोध होगा वो किसी भी दशा में 14 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब जो है उसको लगातार 14 दिन तक एकांत परिरोध में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते किसी भी दशा में। आगे जो लिखा है कि उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, तो ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 14 दिन के लिए एकांत परिरोध में रखा है तो उतने ही अंतराल को उसको जो है छूट देनी होगी। मतलब 14 दिन तक उसको फिर सामान्य कैदियों के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 14 दिन तक उसको फिर से सामान्य कैदियों के साथ रखना पड़ेगा। मतलब जितने दिन का उसको एकांत परिरोध दिया जा रहा है पहली दशा में, उतने ही दिन का कम से कम उसको अंतराल रखना पड़ेगा। मान लीजिए 5 दिन का एकांत परिरोध दिया जा रहा है तो फिर 5 दिन उसको फिर सामान्य कैदी के साथ रखना पड़ेगा।
ठीक है। 10 दिन एकांत परिरोध दिया जा रहा है तो जो है 10 दिन, अगले 10 दिन उसको फिर सामान्य कैदी के साथ रखना पड़ेगा। और एक बार में मैक्सिमम 14 दिन तक जो है एकांत परिरोध दे सकते हैं। तो 14 दिन देंगे तो 14 दिन ही उसको फिर सामान्य कैदियों के साथ रखना पड़ेगा, मतलब उसको एकांत में नहीं रखना पड़ेगा। एक बार 14 दिन दिया, फिर 14 दिन उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी बात है। आगे की अगर हम बात देखें इसमें, और जब कारावास 3 मास से अधिक हो, मतलब जो है अगर किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक का कारावास मिला है, तब दिए गए संपूर्ण कारावास किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। मान लीजिए किसी कैदी को जो है 6 महीने का कारावास मिला, 6 महीने का कारावास मिला, तो यहाँ पर जो है उसको, कैदी को अगर एकांत कारावास देना है तो उसको 1 माह में 7 दिन से अधिक का एकांत जो है परिरोध नहीं दिया जा सकता। 1 महीने में 7 दिन से अधिक का जो है एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। और आगे लिखा है कि साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होगा। तो वही बात है जो आपने ऊपर ये 14 दिन वाली बात पढ़ी थी, यहाँ पर भी उसको 7 दिन के लिए फिर छुट्टी देनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, 1 माह में जब उसको सज़ा 6 महीने से ज़्यादा की मिली है तो उसको 1 माह में 7 दिन से अधिक का, एक बार में 7 दिन से अधिक का जो है, एक बार में नहीं, 1 महीने में 7 दिन से अधिक का एकांत परिरोध उसको नहीं दिया जा सकता। और 7 दिन के बाद जो है उसको फिर 7 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, मतलब सामान्य कैदियों के साथ उसको रखना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है वो इस सेक्शन की दी हुई बात को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये इसमें बात है। तो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको भी आपको ध्यान से समझना और तैयार करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। ठीक है, वर्धित मतलब बढ़ जाना, दंड बढ़ जाता है, और कतिपय माने कुछ। ठीक है, कहा गया कि जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहरा जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है, तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बात कर रहा है ये, और यहाँ पर जो है इसने 2 चैप्टर का यहाँ पर जिक्र किया है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17 का। तो ये जो BNS के चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 17 है, इन दोनों चैप्टर्स में, इन दोनों चैप्टर्स के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, अपराध करता है,
तो चैप्टर नंबर आपका 10 है, और चैप्टर नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, सिक्के, करेंसी या नोटों से संबंधित अपराध के विषय में है। और चैप्टर नंबर जो 17 है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में है, जैसे चोरी, लूट इत्यादि। ठीक है। तो जो कोई अपराधी है चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा पा चुका है, दोषित हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 10 या चैप्टर नंबर 17 के अधीन कोई जो अभियुक्त है वो 3 वर्ष या उससे अधिक से दोषित हो चुका है। ठीक है, दोषित हो चुका है। और दोबारा से जब वो 3 साल की जेल काट करके आ गया या 3 साल से अधिक की जेल काट करके आ गया, इन अध्यायों के अधीन अपराध के संबंध में, और वो फिर से दोबारा से उसी को अपराध करता है, यानी कि फिर से जो है इन्हीं चैप्टर के अधीन वो जो है फिर दोबारा से अपराध करता है, और फिर से जो है वो दोषी ठहराया जाता है। ठीक है। दोषित ठहराया जाता है, तो वहाँ पर उसकी जो दोषित जो दंड की मात्रा है वो फिर वहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पर जो सज़ा होगी उसको 10 वर्ष तक की हो सकेगी या उसको आजीवन कारावास की हो सकेगी। तो कोई भी व्यक्ति है चैप्टर 10 के अधीन अपराध करता है या चैप्टर 17 के अधीन अपराध करता है और 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए दोषित ठहराया जाता है, और उसके बाद वो जेल से छूट के आ जाता है, दोबारा से इन्हीं चैप्टर के अधीन वो फिर से अपराध करता है, तो वहाँ पर जो है दूसरी दोष सिद्धि। ठीक है। लिखा है देखिए, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो वो यही कह रहा है कि पूर्व दोष सिद्धि एक बार हो चुकी है इन चैप्टर के अधीन, और दोबारा से जो है फिर से वही अपराध कर रहा है, इन दोनों चैप्टर के अधीन अपराध कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो जो पनिशमेंट होगी वो बढ़ेगी, और जो कि आजीवन कारावास हो सकती है या जो है 10 वर्ष तक के कारावास की हो सकती है। तो चैप्टर नंबर आपका ये 2 है, ये आपका समाप्त होता है। इसमें आपने जो है सेक्शन 4 से 13 तक पढ़ा, और इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में साधारण अपवाद को देखेंगे। आज हम इसको जो है इतना ही रखते हैं, बाकी हम चैप्टर नंबर 3 को अगले वीडियो में कवर करेंगे।